हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉसिको। इस वीक हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिसेंटली एक जजमेंट दिया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसका एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं स्ट्रक डाउन करते हुए इसका एक पार्ट जो कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जाता था तो उसी को स्ट्रक डाउन किया है। ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एंड शाह केस में आया है। तो समझ लेते हैं हम सबसे पहले कि 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये है क्या। 2011 में पार्लियामेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को टेबल किया था, इवेंचुअली ये पास भी हो जाता है और 2012 में ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, इफेक्ट में आ जाता है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पर बात की गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हम कार्य कर सकते हैं और इसी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हमको लॉ में कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी है। इसको ही देखते हुए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। अब जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसमें बड़े जो 3 चेंजेस है, सबसे पहला फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो कोऑपरेटिव फॉर्म करने का जो राइट है ये सिटीजन्स को दे दिया गया फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। तो आर्टिकल 19(1)(c) जो है इसमें यूनियन एंड एसोसिएशंस के साथ में कोऑपरेटिव्स वर्ड भी ऐड कर दिया गया। मतलब यहाँ पर सिटीजन्स को ये मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट मिल गया कि वो कोऑपरेटिव्स फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी चेंज किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 43B इंक्लूड किया गया। अब ये पार्ट 4 में इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लॉ बनाए, स्कीम्स लाए और अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स लिए। उसके अलावा पार्ट 9B भी इंक्लूड किया गया इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि बताता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे गवर्न होगी। इसी को देखते हुए आर्टिकल 243Z(H) से आर्टिकल 243Z(T) तक इंक्लूड किया गया। अभी समझना ये ज़रूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है। एकदम सिंपलर टर्म में अगर हम समझें तो अगर कोई कुछ इंडिविजुअल्स है ये साथ में आके एक वॉलेंट्री एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब विदाउट इनकी खुद की व्हील्स है, खुद की कंसेंट से एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनाते हैं जो कि किसी कॉमन नीड के लिए बनाई गई हो और इसका जो एम हो कि वो यह अचीव करना चाहते हैं कि एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो अचीव करना चाहते हैं। तो खास तौर पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो अमूल अपने आप में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें कुछ किसान पहले साथ में आए, उन्होंने अपना दूध एक जगह लेकर आए और फिर एक बिजनेस मॉडल करा। फिर उस किसानों में वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसमें गुजरात के कई जिलों और कई गाँवों के लोग भी इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में शामिल हो गए। उसके अलावा हमारे देश में वेजिटेबल कोऑपरेटिव्स, मिल्क कोऑपरेटिव, उसके अलावा फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मेन पर्पस ये एम रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि वो जो हमारे समाज में पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उनका हेल्प करे, कैसे वो खुद की और एक म्यूचुअल हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब साथ में आके आप इकट्ठा होकर काम करते हैं तो उससे कॉमन गोल अचीव करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि सारे रिसोर्सेस एक साथ पुलअप हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंडिया में अपने आप से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा इंडिया में देखें तो हमें जो फार्म प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर्स जो है, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी ज़मीन अपने आप में कंपैरेटिवली अदर देशों से काफ़ी छोटी है। तो अगर ये इंडिविजुअल लेवल में काम करते हैं तो इन्हें इतना बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन जब ये रिसोर्सेज को पुल करके साथ में काम करते हैं, एकता में काम करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और अमूल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या वर्डिक्ट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 की मेजॉरिटी से गुजरात हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको अपहेल्ड किया है।
जिसमें ये कहाँ तक गुजरात हाई कोर्ट ने कि ये अमेंडमेंट इनवैलिड है। अब यहाँ पर अमेंडमेंट इनवैलिड की बात आती है तो ये समझना जरूरी है, दिस इज ओनली इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव्स अंडर द स्टेट, कि स्टेट के अंदर जो कोऑपरेटिव्स आती है केवल उसी के लिए इनवैलिड इस अमेंडमेंट को माना गया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, केवल इसका पार्ट जो है उसे ही यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उसका डोमेन अभी भी पार्लियामेंट के अंदर आता है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे स्ट्रक डाउन नहीं किया है। जो कोऑपरेटिव्स एक्सक्लूसिवली स्टेट्स के अंदर आती है, जो पार्ट इसका जो सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली स्टेट्स के अंदर आते हैं उसे ही स्ट्रक डाउन किया है। तो यहाँ पे जो पार्ट 9B है हमने देखा कि एक फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल किया गया, और उसके अलावा पार्ट 9B भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए गए उनमें से जो पार्ट 9B है इसका भी एक ही पार्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन क्यों किया है, तो इसके पीछे अगर हम देखें तो हमें आर्टिकल 368 देखना पड़ेगा और 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7th शेड्यूल की। तो 7th शेड्यूल में हमारे पास में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है वो पूरी लिस्ट दी हुई है। सेकेंड लिस्ट जो है स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जिस डोमेन में लॉज बना सकती है, जिस डोमेन में गवर्न कर सकती है उसकी लिस्ट दी हुई है। और कंकरेंट लिस्ट वो तीसरी लिस्ट है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों यहाँ पर लॉज बना सकती है, गवर्न कर सकती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भले ही आपकी यहाँ पे यूनियन के डोमेन में आए, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है एज ए जनरल जो स्टेट में है वो स्टेट के डोमेन में ही आती है। तो जब भी अगर आप कोई यहाँ पर अमेंडमेंट कर रहे हो तो ज़रूरी है कि वहाँ पर जो कंप्लीट प्रोसीजर है अमेंडमेंट की वो पालन होनी चाहिए, उसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो आर्टिकल 368 में हम देखते हैं कि 3 टाइप से अमेंडमेंट हो सकते हैं, एक सिंपल प्रोसेस से, एक स्पेशल मेजॉरिटी से और एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में रेक्टिफिकेशन पे। अब यहाँ पर हमने देखा कि कोऑपरेटिव जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में आता है। अब स्टेट लिस्ट का अगर कोई पार्ट है उसको आप अमेंडमेंट इसका करना चाहते हो तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर से उनसे भी रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। पहले समझ लेते हैं सबसे पहले कि सिंपल मेजॉरिटी में जैसे कुछ मुद्दे जो सिटीजनशिप या न्यू स्टेट फॉर्मेशन हो या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी लगती है, मतलब हाफ ऑफ द वोट मिलना चाहिए अमेंडमेंट के लिए, मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की बात की गई है, कुछ सब्जेक्ट्स पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है जहाँ पे 2/3 मेंबर जो हाउस में प्रेजेंट है उनका वोटिंग और साथ ही साथ जो टोटल मेंबरशिप हो वहाँ पे भी उसकी भी मेजॉरिटी इन एडिशन चाहिए। और जहाँ पर आप 7th शेड्यूल के मुद्दे होते हैं या जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ अमेंडमेंट चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब हाउस में जिस समय लोग वोट कर रहे हैं, जिस समय मेंबर्स वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी और इन एडिशन टू दैट टोटल मेंबरशिप जितनी है आपके पार्लियामेंट में, आपके हाउस में, उसका मेजॉरिटी प्लस यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन, यहाँ पर उनकी सहमति, उनकी कंसेंट भी लगती है। तो यहाँ पर 97th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि स्पेशल मेजॉरिटी तो ली गई लेकिन यहाँ पर स्टेट से रेक्टिफिकेशन नहीं करवाया गया, स्टेट से कंसेंट नहीं ली गई। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर प्रोसीजरल डिफेक्ट देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्ट को स्ट्रक डाउन किया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो डिसीजन लिया है, जो अमेंडमेंट हुआ है, उसे वैसा का वैसा रखा है क्योंकि ये सेंटर के डोमेन में, यूनियन के डोमेन में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि रिफॉर्म में कोऑपरेटिव सेक्टर, अगर हम सेक्टर को देखें तो यहाँ पर आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन फेडरल प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करके आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए तो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल है।
फेडरल है, यहाँ पे फेडरलिज्म की बात की गई है, मतलब स्टेट और यूनियन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस यूनियन जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट में जाके यहाँ पे कोई भी लॉ या चेंजेस नहीं लेकर आ सकती है। उसके अलावा स्टेट का सब्जेक्ट है और हमने जैसे देखा कि इससे स्टेट का रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाने हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट से कंसेंट, स्टेट का यहाँ पे सहमति लेनी ज़रूरी है, और अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आपने जो भी अमेंडमेंट करा है वो इनवैलिड होगा। और यही पहले गुजरात हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोहराया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है ये बनाई गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस पर भी कहीं ना कहीं इस जजमेंट का प्रभाव पड़ेगा। आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में फर्स्ट चीज का जो चार्ज है वो किस मिनिस्टर को, किस व्यक्ति को दिया गया है? तो इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है? क्योंकि हाल ही में ये मिनिस्ट्री बनी है तो इसके फर्स्ट मिनिस्टर अभी किसे बनाया है, इसका चार्ज किसे दिया है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनकी फंक्शनिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, जो फेडरल प्रिंसिपल्स है, उन्हें पालन करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का हमारा डिस्कशन यही समाप्त होता है। आप हमें पॉडकास्ट पे भी, डिफरेंट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स भी सुन सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको स्पॉटिफाई या गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट या एंकर पर सर्च करना है और आप हमें वहाँ पे फॉलो करके कंटिन्यूसली सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर इस पीडीएफ की आपको स्लाइड चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।